हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 7 का शाप मुक्ति। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। डॉक्टर प्रभात दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने बारीकी से कई यंत्रों से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में वे बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। मुझे उनकी हंसी कुछ जानी पहचानी लगी थी। फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ। परिचित सा मतलब जाना पहचाना सा, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे, हम भी इलाहाबाद के ही हैं दादी, मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा। दादी ने जो ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले। अचरज मीन्स बड़ी हैरानी से, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? अरे तुम मंटू? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। आप मेरे बचपन के मित्र मंटू है ना? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह मित्र, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी, यानी मुलाकात होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर मुझे भी। मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। अत्यंत मीन्स बहुत ज्यादा खुश होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। लुप्त होना मीन्स कहीं गायब ही हो गई। चेहरा किसी दुखदायी स्मृति में काला सा हो गया। स्मृति मीन्स किसी याद में, किसी ऐसी दुखदायी याद में जिसको सोचकर भी इंसान डर जाता है या एकदम उसकी जो हंसी होती है वो गायब भी हो जाती है। दादी प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग है। संयोग मतलब अचानक से जो मिल जाते हैं एकदम से, उसे संयोग कहते हैं। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सहसा बहुत ही गंभीर हो गया। सहसा मीन्स अचानक से बहुत गंभीर हो गया। सीरियस होकर वो चुपचाप बैठ गया। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना। आपकी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो आपकी आँखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही है? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले के 3 पिल्लों की आंखों में आग के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी। आग होता है एक ऐसा प्लांट होता है जो पॉइजन, जैसे जो उसकी स्टेम होती है, उस स्टेम में एक व्हाइट कलर का जेल होता है और जो वो जेल होता है अगर आप लोगों ने भी मतलब बच्चे भी अगर उसको टेस्ट करके देख लेंगे तो वो भी मतलब पॉइजन को क्या करते हैं, वो एक खतरनाक जहर है। तो उसने क्या किया, उसने 3 जो छोटे छोटे पपी थे उनकी आंखों में उसने, जो इन दादी बता रही है, डाल दिया था आग के जेल को। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे बाग के मेन के पास आग के बहुत से पौधे लगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे।
उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफेद दूध सा निकलता है वह यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। विस्मयकारी मीन्स एकदम अचानक, एकदम से हैरान करने वाली होती है। अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा एक पिल्ला कें कें कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कूकू करते इधर उधर भटक रहे थे। नजदीक जाकर मैंने देखा तो हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को नीचे रख दिया और बोला, मैंने इन तीनों की आंखों में आग का दूध भर दिया है, अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी, लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, यानी अपने जो प्रयोग, एक प्रैक्टिकल जो करना चाह रहा था, वो प्रैक्टिकली देखना चाह रहा था कि जो मास्टर साहब ने कहा था कि जो ये दूध है इसको आंखों में डालो तो अंधे हो जाते हैं, वो बात सच है भी या नहीं। यानी वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा था उन पिल्लों के ऊपर, वो ये देखना चाहता था कि वो अंधे होंगे या नहीं, क्योंकि वो तो बचपन में ऐसा कर रहा था ना। करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला। अब एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसने 3 पिल्लों की जो आंखें फोड़ी हैं और उसका जो पाप है अपने सर पर ले लिया है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूकू करते इधर उधर भटकते हुए मर गए, वे मुझे बहुत दुख हुआ। तब मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। दादी माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार मुझसे पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की। फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मुझे मंटू की पिटाई से बचाने से ज्यादा जरूरी लग रहा था। इसीलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना डॉक्टर प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वे हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने नेत्र चिकित्सक हैं। मतलब जो डॉक्टर, जो आइस के स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अब वो फेमस डॉक्टर हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो वे हजारों लोगों को उनकी आंखों की उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या उनकी इतनी बड़ी सेवा से बचपन की अबोध अवस्था में किया हुआ वह पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? वो अपनी दादी को समझाते हुए जो ये सारी बातें उनको बता रहा है कि जो उसने बचपन में जाने अनजाने में जो किया था, तो उस अवस्था का जो पाप है, तो जो डॉक्टर बन गया है वो इतने लोगों को उसने ठीक करा, उनकी आंखों की रोशनी उनको दी है, तो क्या वह पाप अभी तक उसके साथ ही चलेगा? क्या वो पाप अब खत्म नहीं हुआ होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। निश्चय मीन्स एकदम दृढ़ निश्चय होता है ना कि बस क्या दिया तो क्या दिया।
दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों जैसा है, हट पकड़ लेती है तो किसी के माने नहीं मानती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ना हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की हट के बारे में बताया, उनकी जिद के बारे में बताया कि वो मना कर रही हैं कि वो आपसे इलाज नहीं कराएंगी। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रही, मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। आपके शाप से एक न एक दिन मेरी आंखें फूटेंगी, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में ना जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं, हम सबकी आंखें भर आईं। दादी तो इतनी विह्वल भावुक हो गई, एकदम से रोने की जैसे आंखों में आंसू आ जाते। उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उसके सिर पर स्नेहपूर्वक प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, मतलब तेरे बचपन का दोस्त आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। आज ये चैप्टर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और जो इनके राइटर है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है उनका नाम है रमेश उपाध्याय, और इनका परिचय है। रमेश उपाध्याय हिंदी साहित्य के प्रमुख कलमकारों में से एक है। इनका जन्म 1 मार्च 1942 को एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, बदलाव से पहले, एक घर की डायरी, कहानी संग्रह, चक्रबद्ध स्वप्न जीवन, हरे फूल की खुशबू, उपन्यास, सफाई चालू है, पेपरवेट, हरिजन दहन, नाटक तथा साहित्य और भूमंडलीय यथार्थ निबंध काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार तथा साहित्य पत्रकारिता पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया है। ओके बच्चों, आज ये चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सके और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। ओके बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।